Exchange of gases looks easy, or breathing looks easy until unless in need they ask a conceptual question related to lung volume, lung capacity, or the logic or mechanism behind breathing. So in this video we will cover these concepts, these conceptual concepts. Let's see. Question number 1 says during inspiration, जब आप सांस अंदर लेते हो तो क्या होता है? Diaphragm becomes dome-shaped, thoracic volume decreases, intrapulmonary pressure decreases, and lung actively contracts. Which one happens when you inspire? And the option is option C. मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करता है. क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए देखिए, डायफ्राम बिकम्स डोम शेप. नो, डायफ्राम नॉर्मली एग्जिस्ट इन डोम शेप, लेकिन जब आप इंस्पायर करते हो ना, सांस अंदर लेते हो तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिसके कारण आपका थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड कर जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ना कि डिक्रीज करता है. तो बी ऑप्शन भी गलत है. ऑप्शन डी, लंग्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट. लंग्स के पास अपना कोई ऐसा मसल नहीं होता है जो उसको एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कराए. वो एक्सपेंशन लंग में इसलिए होता है क्योंकि थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड कर रही होती है. तो नीड का कॉन्सेप्ट ये है, आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस जिसमें इंस्पायर करते वक्त डायफ्राम फ्लैटन होता है. ठीक है. Looking at the explanation, breathing occurs because of the pressure difference between the lung and the atmosphere. जब लंग और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तब ब्रीदिंग होती है, तब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है. इंस्पिरेशन, जिसको इनहेलेशन भी बोलते हैं, तो इनहेल करते वक्त क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है. डायफ्राम यूजुअली डोम शेप होता है. जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है. फ्लैट होने के कारण थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वर्टिकल स्पेस थोरैसिक कैविटी में बढ़ जाता है, और बाहर के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि आपका रिब जो है ना, रिब मतलब जो बोन्स, द बोन्स दैट कवर योर हार्ट एंड द लंग. ठीक है. तो ये रिब्स अपवर्ड मूव करती है और आउटवर्ड. ठीक है, रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है, जिससे कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. और जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण प्रेशर इनसाइड द लंग हैज डिक्रीज्ड. ये बोवेल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड द कैविटी डिक्रीजेस. व्हेन द प्रेशर इनसाइड द cavity will decrease, the air from the atmosphere will enter inside the lung. This is the simple concept of inspiration. Coming to question number 2, tidal volume in a healthy adult human is approximately. Tidal volume जो है वो कितना होता है adult human में? 1200 ml, 500 ml, 2500 ml, 4500 ml, and the answer is 500 ml. 1200 ml actually is reserve volume concept. ये reserve volume है. 2500 आपका residual volume है. 4500 ml vital capacity है. टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml होता है, और ये क्वेश्चन बार बार नीट में रिपीटेशन में पूछा जाता है. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इज द अमाउंट, जब आप एफर्टलेसली मतलब बिना जोर लगाए जब आप सांस ले रहे होते हो, तो उस वक्त जो जितना एयर आप इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो, दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, और वो 500 ml होता है, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर दैट कुड बी एडजस्टेड इनसाइड द लंग. सो वी डू नॉट यूज, जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते होते हैं तो हम लंग की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करते हैं. हम बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ, बहुत छोटे अमाउंट में गैसेस का या एयर का एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, एंड दैट स्मॉल अमाउंट इज एक्चुअली नोन एज टाइडल वॉल्यूम एंड इट्स वैल्यू इज 500 ml. Okay, coming to question number 3, which is an assertion reason question, and the assertion says expiration during नॉर्मल ब्रीदिंग इज पैसिव. एक्सपायरेशन का मतलब सांस बाहर की तरफ छोड़ना. एक्सपायरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज पैसिव, और रीजन कहता है कि इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग हेल्प्स पुश एयर आउट. एंड जैसा कि आपको पहले भी पता है कि असर्शन में जब दोनों सही हो, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो आपको ए मार्क करना होता है. जब दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं करता है, तब आपको बी मार्क करना है. असर्शन सही है, रीजन गलत, सी. असर्शन गलत है, रीजन सही है, तब डी. एंड हियर द आंसर इज ए. यस, दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट कर रहा है. होता क्या है, ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन, जब नॉर्मली आप सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स होता है. ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स होता है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स भी रिलैक्स होती हैं, और थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करता है. अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि इंस्पिरेशन के टाइम में इसका उल्टा होता है.
तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करती है। नॉर्मली जब थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करती है उस वक्त जो लंग्स में इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो रिकॉइल करते हैं। इस रिकॉइलिंग के कारण प्रेशर जो लंग के अंदर का है वो बढ़ जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण लंग के अंदर से एयर जो है बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है पैसिवली। ठीक है, पैसिवली मतलब एफर्टलेसली, कोई उसमें एनर्जी नहीं लगती है। फोर्स एक्सपिरेशन, फोर्स एक्सपिरेशन का मतलब जानबूझकर जोर लगाकर सांस लेने पर एब्डोमेन में ये एक्टिव प्रोसेस होता है, वो पैसिव प्रोसेस नहीं होता है। क्योंकि जब आप जोर लगाते हो अंदर सांस लेने में या सांस बाहर एक्सहेल करने में, तो उस वक्त वो एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यू आर यूजिंग योर एनर्जी टू डू दैट। उस वक्त आपके एब्डोमिनल मसल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ये बोला जाए कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है तो नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑलवेज पैसिव, और जब आप एक्टिवली फोर्स्ड एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन कर रहे हो देन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। Hoping you understood this concept. Coming to question number 4. Question number 4 says which volume of air remains in lung even after forceful expiration. जब आप जोर लगाकर सांस ले बाहर की तरफ छोड़ते हो, ठीक है, उस वक्त भी लंग के अंदर थोड़ा सा एयर रह जाता है. What is that volume of air known as? And the options are inspiratory reserve volume, tidal volume, residual volume, or vital capacity, and the answer is residual volume. Here I would like to tell you that we never exhale or inhale the whole amount of air from the लंग, मतलब हम पूरा का पूरा जितना एयर है लंग में वो सब का सब एक्सपायर नहीं करते हैं, ठीक है। वी डोंट एक्सहेल द होल अमाउंट ऑफ एयर, थोड़ा सा रह जाता है। उसी तरीके से जैसे हार्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हार्ट का पूरा चैम्बर, सारे चैम्बर्स कभी भी खाली नहीं होते, थोड़ा सा उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम लंग में भी रह जाता है, लंग को अगर पूरा का पूरा एयर हम एक्सहेल कर लें आउटसाइड द लंग तो लंग कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हियर द आंसर इज सी। Why others are wrong? IRV means inspiratory reserve volume जो है वो extra air inspired forcefully after normal inspiration। जब आप नॉर्मली सांस अंदर की तरफ खींचते हो उसके बाद जब जोर लगा के थोड़ा सा और सांस जो खींचते हो तो वो थोड़ा सा जो और सांस खींचते हो दैट इज नोन एज IRV, inspiratory reserve volume। टीवी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग एयर, जो कि अभी मैंने बताया आपको कि नॉर्मली जब आप ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हो तो उस वक्त जितना अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल या एक्सहेल करते हो दैट इज नोन एज टीवी एंड द अमाउंट इज 500 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम एक्सहेल्ड एयर आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। जब आप जितना सांस अंदर खींच सकते हो उतना सांस अंदर खींचने के बाद जितना ज्यादा सांस बाहर निकाल सकते हो उतना जो बाहर निकालते हो सांस उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ओके, and residual volume is the leftover air after the lung after forceful expiration। सबका मतलब देख लीजिए, इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब आप पूरी तरह सांस बाहर की तरफ छोड़ते हो उसके बाद भी स्टिल सम एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग एंड दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो ऑलमोस्ट 1100 to 1200 ml होती है। सोचिए ये जो आपका टाइडल वॉल्यूम है उसका दोगुना हो गया, दोगुना या ढाई गुना, ठीक है, 2 to 2.5 टाइम्स ज्यादा हो गया। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ये रेजिडुअल वॉल्यूम जरूरी है? क्योंकि अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ना हो, लंग में थोड़ा सा एयर ना छूट जाए तो ये लंग में छूटने वाली जो एयर है इट प्रिवेंट्स लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग, इट कीप्स द एल्वियोलाई पार्शियली इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब, इन्फ्लेटेड का मतलब उसके शेप में उसको थोड़ा सा पार्शियली इन्फ्लेटेड रहने देता है एल्वियोलाई को। अलाउज कंटिन्यूअस गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्रीथ्स। सांस जब आप लेते हो ना तो एक साइकिल ऑफ ब्रीथिंग से दूसरे साइकिल ऑफ ब्रीथिंग के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है उसमें भी कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एयर होता रहे। अगर आरबी नहीं एग्जिस्ट करती है, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, तो इमीडिएटली लंग वुड कोलैप्स आफ्टर एवरी एक्सपिरेशन। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is a application based question, yeah, you can say clinical based question. A mountaineer climbing a high altitude breathes rapidly mainly because, एक mountaineer मतलब जो पर्वतारोही होते हैं उनको mountaineer कहते हैं, जो पर्वतों पे चलते हैं। तो mountaineer is climbing at high altitude, बहुत ऊंचाई पर है, उस वक्त उसको बहुत जोर जोर से सांस लेने की जरूरत पड़ती है।
Why? What is the reason behind it? And the options are atmospheric pressure increases. Atmosphere का प्रेशर ऊंचाई पर बढ़ जाता है. ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस. ऊंचाई पर ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड डिसअपियर हो जाता है, या लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस. एंड द आंसर इज बी. एट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस. इसीलिए जो लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं वो लोग ऑक्सीजन मास्क लगा कर जाते हैं. ठीक है. एज ऑप्शन ए जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस. नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली डिक्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड. ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड डिसअपियर्स. डज नॉट डिसअपियर. पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड डिसअपियर हो जाए ऐसा एटमॉस्फेयर का कोई एंगल नहीं है, या कोई ऐसा पोर्शन नहीं है या रीजन नहीं है एटमॉस्फेयर में जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ही ना हो. द लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस. लंग वॉल्यूम का डायरेक्टली डिक्रीज होने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है. हाई एल्टीट्यूड लंग वॉल्यूम डजंट डिक्रीज. सो what is the explanation? The explanation is at high altitude पर atmospheric oxygen partial pressure decreases. जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, इसलिए कम ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में. मतलब हम कम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं. बॉडी सेंसेस रिड्यूस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. बॉडी को मतलब बॉडी को पता चल जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है. उसको कंपनसेट करने के लिए हम तेज सांस लेते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी एयर इनहेल कर सके और हर एयर इनहेलेशन साइकिल के साथ ऑक्सीजन इनहेल कर सके. दिस इज कॉल्ड हाइपर वेंटिलेशन. इस पूरे प्रक्रिया को हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं. जो आप सांस लेते हो तेज, उस प्रक्रिया को हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं. क्लिनिकल कनेक्शन क्या है इसका, कि इफ पीपल में इनिशियली एक्सपीरियंस, जब आप हाई एल्टीट्यूड पर मूव करते हो तो आपको पता नहीं होता है आपको तेज से सांस लेना है, या आपकी बॉडी है जो रिएक्ट तुरंत करने लगती है और आपको डिजीनेस, हेडेक, ब्रीथलेसनेस फील हो सकता है हाई एल्टीट्यूड. ठीक है. और जब ऐसा होता है तो आप तेज ऑटोमेटिकली आप तेज से सांस लेने लगते हो, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है आपके बॉडी में पूरी हो सके. ओके. सो कितने लोगों को 5 में से 5 क्वेश्चन समझ में आ गए? ओके. चलो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question number 6 is vital capacity is the sum of. vital capacity क्या है और ये किन चीजों का मतलब किन चीजों से मिलकर बना है? टीवी, IRV, ERV, टीवी, RV, ERV, IRV, RV, टीवी, RV. ठीक है. करेक्ट आंसर इज ए. वाइटल कैपेसिटी को हम VC लिखते हैं. VC is the maximum amount of air exhaled after maximum inspiration. मैंने आपको बताया था तो 3 स्लाइड पहले इसी वीडियो में. फॉर्मूला क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV प्लस ERV. व्हाट इज टीवी? टीवी इज टाइडल वॉल्यूम, IRV इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ERV इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इन तीनों का एडिशन होता है वाइटल कैपेसिटी. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है वाइटल कैपेसिटी की? वाइटल कैपेसिटी इज रिफ्लेक्ट्स द इफिशियंसी ऑफ लंग. लंग आपका कितना एफिशिएंट है, कितना प्रॉपर्ली ब्रीथ कर पा रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय वाइटल कैपेसिटी. It may reduce. Vital capacity reduce हो सकता है when you have a lung disease or you have your respiratory system is becoming weak. Okay, so this was the explanation of question number 6. Coming to question number 7. Why can a person not survive if residual volume becomes 0? अगर residual volume 0 हो जाए तो एक पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. Why? Because options है blood pressure increases immediately, lung would collapse completely, heart stops automatically, diaphragm stops moving. So which is the correct answer? The correct answer is lung would collapse completely. अभी हमने 2-3 स्लाइड पहले ये डिस्कस किया था कि residual volume is important for the lung to remain intact. ठीक है, वो जो उसका जो शेप है उसमें इंटैक्ट रहने के लिए बहुत जरूरी है. अगर रेजिडुअल वॉल्यूम 0 हो जाए तो लंग कोलैप्स कर जाएगा. रेजिडुअल वॉल्यूम मेंटेन्स कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन ऑफ एल्वियोलाई. कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई जो लंग्स में होते हैं ना, उसको उसके प्रॉपर शेप में रहने के लिए ये रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर रेजिडुअल वॉल्यूम 0 हो जाए तो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगा. So to keep the alveoli intact and the lung functional, और उसका लंग जो है वो कोलैप्स ना करे, उसके लिए ये जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है इसका बहुत ज़्यादा
सिग्निफिकेंस है। रेजिडुअल वॉल्यूम एक्ट्स लाइक द प्रिवेंटिव एयर कशन ऑफ लंग्स, ठीक है, ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं, इसलिए उसके उसके क्वेश्चन की तरह काम करता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मेनली हेल्प इन, किस चीज में हेल्प करते हैं, ये अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, सेकंड स्लाइड में। फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और गैसियस डिफ्यूजन, एंड द करेक्ट आंसर इज इंस्पिरेशन। अभी हमने पढ़ा था सेकेंड स्लाइड में कि इंस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि आपके थोरेसिक कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, वॉल्यूम जो है उसका बढ़ता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स अपवर्ड मूव करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स अपवर्ड मूव करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा, और थोरेसिक कैपेसिटी जो है वो, थोरेसिक कैविटी जो है उसका साइज बड़ा होगा, जिसके कारण इंस्पायर कर पाएंगे आप। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में असिस्ट फोर्स्ड एक्सपिरेशन, और उसी तरीके से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी होती हैं, वो फोर्स्ड एक्सपिरेशन में आपको हेल्प करती हैं। Coming to question number 9, exchange of gases in alveoli occurs mainly through, alveoli के अंदर exchange of gases कैसे होता है? Through active transport, osmosis, diffusion, filtration. Use your brain and tell me, means whatever you have studied, use that concept and tell me what is the correct answer. Okay, let's see. C, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने सारे स्लाइड्स में देखा कि जो आपका ब्रीदिंग है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग, ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस होने के कारण क्या होता है कि आपके लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच का जो प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर डिफरेंस होता है, दैट डिसाइड्स द पैसेज और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो दिस इज अ डिफ्यूजन, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो डिफ्यूजन से गवर्न होता है। Gaseous exchange depends upon partial pressure gradient, partial pressure gradient जो lungs और atmosphere के बीच पे है। ऑक्सीजन concentration higher in alveoli, lower in blood, ऑक्सीजन का concentration alveoli में ज्यादा होता है, blood में कम होता है, तो ऑक्सीजन diffuses in the blood, from the alveoli diffuses in the blood। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा होता है, एल्वियोलाई में कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड diffuses from the blood to the lungs और to the alveoli। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, दैट्स व्हाई दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन फोर्सफुली एक्सहेल्स मैक्सिमम एयर पॉसिबल, ठीक है, कोई भी है, कोई भी एक पर्सन है जिसने फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया जितना पॉसिबल हो सकता था एयर उतना, विच एयर स्टिल रिमेन्स इनसाइड द लंग, ERV, IRV, TBRV, एंड द करेक्ट आंसर इज D, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमने अभी पढ़ा। रेजिडुअल वॉल्यूम विल रिमेन इनसाइड द लंग, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम को आप फोर्सफुली भी एक्सहेल नहीं कर सकते। Even after forceful expiration, residual volume remains inside the lung, and this actually prevents the alveolar collapse, maintains the lung inflation, and supports continuous respiration. Okay, so these were the 10 questions which were actually from lung capacity, breathing mechanism, and the logic behind the exchange of gases in blood and alveoli. Hoping you all understood it well. Comment your progress and tell me which question you liked the most and what did you like the most in this video, and be with me and keep preparing for your NEET 2027 on daily basis, and keep maintaining your scores. So do not forget to subscribe our channel. Thanks for watching.